और मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या करना मतलब आप सभी अच्छे ही हैं और अच्छा रहना भी चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे आपके पास, यानी कि अभी लगभग सभी बच्चों का सितंबर में मिड टर्म है और उस मिड टर्म के अंदर 10th क्लास के अंदर बायो के 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि लाइफ प्रोसेस है, उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है और उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये 3 चैप्टर्स पहले हैं जो आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों चैप्टर्स को एक बार देख लेते हैं और फिर उसके बाद आपके पास यानी कि चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो उस सभी क्वेश्चंस को हम लोग चैप्टर वाइज कर लेते हैं। और लगभग ये जो नोट्स है, ये जो आपके पास रिटर्न है, ये सफिशिएंट है अपने आप में। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा करने की कोशिश मतलब ज्यादा करके भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन जो आपके पास यानी कि क्वेश्चंस होगा वो इसी नोट्स के अंदर से ही होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन क्वेश्चंस इसी में से ही होगा और आपके पास इसी नोट्स के अंदर से ही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये तो खैर देखो, अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, मतलब अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, साथ के साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए होता है क्या है कि जो लाइफ प्रोसेसेस है, तो लाइफ प्रोसेसेस में खास करके मतलब जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं तो इनको ना समझना चाहिए, हर टर्म का डेफिनेशन अलग होता है। फिर उसके बाद हर मतलब आपके पास यानी कि चीजों को मतलब हर टर्म्स को बायो में समझना होता है। अगर उसके साथ कोई एग्जाम्पल है तो उस एग्जाम्पल को भी याद रखना होता है। ठीक, देखिए अब जैसे कि हम पहले बोल रहे हैं आपके पास कि भी ठीक है, ऑल लिविंग और लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी लिविंग आपके पास यानी कि ऑर्गेनिज्म है, जितने भी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, ये सब हमारे पास क्या है, लिविंग है ना। और लिविंग तभी है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपके पास होते हैं। तो यही कह रहा है कि भाई ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म, तो ये जितने भी आपके पास यानी कि लिविंग है, तो ये भी आपको याद रखना है कि हम नॉन लिविंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं। और ये लिविंग क्यों है, क्योंकि लिविंग आपके पास यानी कि लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस, तो उसमें आपके पास कुछ लाइफ के प्रोसेसेस चल रहे हैं। और वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, जैसे आपके पास यानी कि उस ऑर्गेनिज्म में आपके पास टाइम के साथ ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ होना जरूरी है। दूसरा आपके पास यानी कि मतलब प्रोसेसेस बहुत है, तो कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं तो भी ठीक है, एक आपके पास प्रोसेसेस की बात करें तो उसमें आपके पास यानी कि ग्रोथ है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है। तो ये सारी बातें आपके पास यानी कि ये लाइफ प्रोसेसेस है। तो लाइफ प्रोसेसेस में हम क्या देख रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कि भाई ठीक है, आपके पास यानी कि जितनी भी लिविंग चीजें हैं उनके अंदर आपके पास वो लिविंग क्यों है, और लिविंग इसलिए है क्योंकि उनके अंदर कुछ लाइफ के प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब वो प्रोसेस कौन कौन सा हो सकता है, तो भैया उसमें ग्रोथ होती है, और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, हमें फूड चाहिए होता है, न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। तो कहने का मतलब आपके पास यानी कि ग्रोथ भी होता है, वो एक्सक्रीट भी करता है, उसमें रेस्पिरेशन भी होता है। तो ये सब प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म अपने आप में, वो थिंग्स अपने आप में लिविंग है और इसी की वजह से वो लिविंग रह पाते हैं। देखिए कहते हैं ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, डाइजेशन के बारे में बात करें, अगर रेस्पिरेशन डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव है तो उसका कारण क्या है आपके पास, यानी कि इसमें जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो एक्सक्रीशन है, तो ये सारे प्रोसेसेस मिलकर ही क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आपके पास यानी कि क्या रखते हैं, अलाइव रखते हैं, जीवित रहते हैं। सही बात है, देखो हम लोग जीवित हैं इसीलिए हम लोग क्या करते हैं आपके पास यानी कि फूड को इनटेक करते हैं। तो हम लोग खाना खाते हैं, इस खाने का क्या होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद जब ब्लड आपके पास यानी कि
इन फूड के कंपोनेंट को जब आपके पास डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा देते हैं तो सेल इस फूड को क्या करता है आपके पास, यानी कि ब्रेक डाउन करता है। और ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी को क्या करता है वो अपने मतलब आपके पास, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये एनर्जी आपके पास साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है अगर उसको जीवित रहना है तो उनके अंदर आपके पास यानी कि जो प्रोसेस है, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, चाहे वो डाइजेशन का हो, ये सब प्रोसेस चलेंगे। ये सब प्रोसेस चलेंगे तभी वो अपने आप में लिविंग रहेगा, अदरवाइज वो लिविंग नहीं है। इसका मतलब तो नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग में कभी आपने देखा है कि रेस्पिरेशन होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो नॉन लिविंग कभी भी आपके पास यानी कि लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस को कभी भी नॉन लिविंग नहीं करता। तो यही बात आपको बच्चे ध्यान रखना है कि ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, और यही आपके पास प्रोसेसेस जो होते हैं आपके पास विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। तो कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है उसकी वजह क्या है आपके पास? क्योंकि उसमें लाइफ के प्रोसेसेस चल रहे हैं, इसीलिए वो लिविंग है। नाउ एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ द बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब सही बात है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे थोड़ी ना बॉडी को मेंटेन किया जाता है। तो बॉडी में आपके पास जो मेंटेनेंस की आपके पास यानी कि जो जॉब है वो आपके पास ये सारे लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं। सोच कर देखिए आप खाना रोज क्यों खाते हैं, है ना? क्यों खाते हैं रोज आप खाना? इसीलिए तो खाना रोज आप खाते हैं ताकि आपको की बॉडी में एनर्जी बना रहे। ठीक। दूसरा, अगर कोई आपके पास यानी कि आपको चोट वोट लग जाता है तो क्या होता है आपके पास, यानी कि वो धीरे धीरे आपके पास वो वुंड्स जो होता है, जो घाव होता है वो भी भर जाता है। और सोचकर देखो कि भाई सही बात है, बॉडी है तो बॉडी के अंदर आपके पास यानी कि बॉडी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है आपके पास, यानी कि फूड की जरूरत पड़ती है। तो लाइफ में जितनी भी प्रोसेसेस है, अब यहाँ पे समझना है कि लाइफ प्रोसेसेस में बच्चे ध्यान रखना है कि हम लोगों को मतलब क्या पढ़ना है। 4 प्रोसेसेस है जो पढ़ना है। तो पहला हमारे पास आता है डाइजेशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है सर्कुलेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। ठीक है। तो ये 4 प्रोसेसेस हम लोगों को पढ़ना है किसमें आपके पास, लाइफ प्रोसेसेस में। तो लाइफ प्रोसेसेस दोबारा मैं कह रहा हूं आपके पास, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है? मतलब वो प्रोसेसेस विच कीप आवरसेल्व्स अलाइव। बॉडी में हर ऑर्गेनिज्म का मतलब चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो प्रोटिस्ट हो, चाहे वो आपके पास ह्यूमन बीइंग हो, हम सब में ये प्रोसेसेस कॉमन है। और ये प्रोसेसेस की वजह से ही हम लोग क्या है आपके पास, यानी कि अलाइव है। देखिए अब आगे इसमें बच्चे क्या है कि ठीक है, मैंने आपसे बोला कि हमारे पास यानी कि 4 प्रोसेसेस है। तो लाइफ के अंदर 4 ही प्रोसेसेस हमें पढ़ना है। उसमें से सबसे पहला जो हम लोग आपके पास प्रोसेस पढ़ेंगे वो क्या अपने आप में न्यूट्रिशन है ना? तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहला प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो कौन सा अपने आप में, न्यूट्रिशन। क्योंकि देखो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग आपके पास यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे कि न्यूट्रिशन हम लोग आपके पास यानी कि पढ़ने जा रहे हैं, है ना? अब ये बात हमें समझना होगा कि न्यूट्रिशंस होता क्या है, न्यूट्रिशंस क्या है। ध्यान रखना यहाँ पे, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। तो मतलब आपके पास वो सारा प्रोसेस, मतलब ये न्यूट्रिशंस क्या है, प्रोसेस है। ठीक है। तो न्यूट्रिशंस का मतलब क्या हो गया आपके पास, यानी कि ये प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस की वजह से आपके पास यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी जो जीव है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, तो जो फूड को ऑब्टेन करता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, यानी कि होल प्रोसेस बाय विच कोई भी ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं आपके पास कि न्यूट्रिशन इन प्लांट की, भैया सही बात है, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है और एनिमल के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है। तो देखो प्लांट किस तरीके से फूड को ऑब्टेन करता है, हमें पता है, हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट जो है अपने आप में क्या है, प्लांट के अगर बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्लांट अपने आप में क्या है, प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपके पास ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या, यानी कि जो अपना फूड खुद बना सकता है। तो हमें पता है कि जो प्लांट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, आपके पास ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स है तो इसका मतलब वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक, उसे किसी से लेने की जरूरत नहीं है ना। तो प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, प्लांट में एक प्रोसेस चलता है दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट खुद बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया आपके पास, यानी कि कैन मेक देयर ओन फूड। तो मतलब ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बना सकते हैं, मेक देयर ओन फूड। बट अगर हम यही बात एनिमल के रिस्पेक्ट में करें तो एनिमल्स क्या आपके पास, एनिमल्स आर हिट्रोट्रॉप्स, और एनिमल्स अगर हिट्रोट्रॉप्स है तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो हिट्रोट्रॉप्स आपके पास यानी कि डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, या तो प्लांट के ऊपर या तो आपके पास दूसरे एनिमल के ऊपर, किसके लिए, फॉर देयर फूड, है ना। तो जो हिट्रोट्रॉप्स हैं अगर उन्हें फूड बनाना है, मतलब उसे फूड चाहिए, तो वो किससे लेगा, प्लांट से लेगा। हिट्रोट्रॉप्स या तो दूसरे एनिमल से लेगा। आप सोच कर देखिए, ह्यूमन बीइंग हम लोग ही हैं, अब हम लोग क्या करते हैं आपके पास, आप सोचिए, क्या हम लोग अपना फूड बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मैं खाना बनाने के बारे में बात नहीं करता हूं, ठीक, खाना बनाने के लिए भी आपको चावल चाहिए ना, गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, सारी चीजें चाहिए, सब्जियां चाहिए। और ये जो गेहूं, चावल, आटा, सब्जी, आपके पास फ्रूट वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग आपके पास कहां से लेकर आ रहे हैं, ये सारे के सारे तो प्लांट प्रोडक्ट है ना, ये प्लांट दे रहे हैं। और इसी चीज को हमारी मदर वगैरह क्या करते हैं, कुक करती है, मतलब खाना पकाती है इन सब चीजों से। तो सोच कर देखिए कि हम लोग क्या करें आपके पास, यानी कि प्लांट से फूड को ऑब्टेन करते हैं। या जो लोग आपके पास नॉन वेजिटेरियन है, तो जो लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, तो वो एनिमल है, उनसे क्या कर रहे हैं आपके पास, यानी कि फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो हिट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं आपके पास, हिट्रोट्रॉप्स दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो खुद अपना फूड नहीं बना सकते। उनको क्या चाहिए, अगर उन्हें अपना फूड अगर वो बना पाते तो वो भी प्लांट कहलाते, मतलब वो भी ऑटोट्रॉप्स कहलाते। तो वो क्या करते हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल्स। तो ये अपना फूड किससे लेते हैं, प्लांट से लेंगे या तो आपके पास एनिमल से लेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, आपके पास एनिमल हिट्रोट्रॉप्स होता है, प्लांट ऑटोट्रॉप्स होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया कि एक बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकता। अब देखते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं और आपके पास, यानी कि अच्छे से, है ना। थोड़ा सा इधर आ जाओ, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक। देखिए मैंने बच्चे ये कहा कि भाई ऑटोट्रॉफ, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक के अंदर, तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या चलता है ये देख लेते हैं। द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच inorganic materials like carbon dioxide, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। तो प्लांट जितने भी, देखो प्लांट में भी किसके बारे में मैं बात करना है आपके पास, ग्रीन प्लांट के बारे में बात करना है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में बोल सकते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बोल सकते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हो गया, ग्रीन एल्गी वगैरह हो गया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो आपके पास ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो कहने का मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये ऐसा आपके पास न्यूट्रिशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं आपके पास कि भैया ठीक है, जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, वाटर को ले रहा है, और क्या कर रहा है आपके पास, यानी कि इन दोनों की मदद से आपके पास यानी कि ऑर्गेनिक फूड बना रहा है। और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो क्या आपके पास, यानी कि फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक कौन कौन कर सकते हैं, तो भैया ग्रीन प्लांट कर सकता है, और क्या कर सकता है, कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये क्या कर सकते हैं आपके पास, यानी कि मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनके पास भी आपके पास यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं।
तो ये तो बात रही ऑटोट्रॉफिक की। तो आप इतना याद रखिए, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एटसेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, है ना। इतना याद रखिए, इससे हमारा काम चल जाएगा। एग्जाम्पल ये है। अब इधर देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स, मतलब ये डिफरेंस है। द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पॉजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब हेटेरोट्रॉपिक ऐसे हैं जिनके पास एबिलिटी नहीं है, वो बना नहीं सकते फूड। दे कैनॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, मतलब उनके पास ऐसी क्षमता ही नहीं है, कैपेबिलिटी ही नहीं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। एनिमल किसको खाता है, प्लांट को खाता है ना। हमारे आपके पास हाथों में तो क्लोरोफिल के चिप लगे नहीं हुए कि हम लोग आपके पास जाएंगे और धूप में ऐसे रखेंगे और आपके पास फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो सोचिए, तो हम क्या कर रहे हैं आपके पास, वी डू नॉट, हमारे पास वी डू नॉट, मतलब ऑर्गेनिज्म डू नॉट पॉजेस एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। किस पे डिपेंड है, दे डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स। सिंपल सी बात है भैया, प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है, चाहे आप डायरेक्टली कह रहे हो चाहे इनडायरेक्टली कह लो। अगर डायरेक्टली है तो हम लोग आपके पास प्लांट के प्रोडक्ट खाएंगे, इनडायरेक्टली कह रहे हो तो भैया जो प्लांट को एनिमल्स खाता है फिर एनिमल्स को इंसान खा रहा है, जैसे कि चिकन वगैरह, मटन वगैरह, मछलियां वगैरह, तो ये सब चीजें हैं। तो ये इनडायरेक्ट वे में आपके पास, यानी कि आप प्लांट को ही कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आता है आपके पास हेटेरोट्रॉप्स में, एक तो एनिमल्स और दूसरा आपके पास यानी कि फंजाई। ये दोनों खतरनाक हेटेरोट्रॉप्स, मतलब ये दोनों के दोनों आपके पास यानी कि प्लांट और दूसरे एनिमल से क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। मतलब फंगस तो कंप्लीट डिकम्पोजर्स माना जाता है, ये तो कंपोजर्स ही है, डिकम्पोजर्स है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या होता है और कौन हो सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, इधर आपके पास ऑटोट्रॉप्स में सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स होंगे, ठीक है। इधर आपके पास यानी कि एनिमल्स, लेकिन ऑटोट्रॉप्स में भी चलो आगे देख लेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। अब देखो थोड़ा सा और हम लोग आपके पास थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो करता है कैसे, अगर प्लांट कर रहा है तो कैसे कर रहा है भैया, ये तो हमें समझना पड़ेगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए सबसे पहले डेफिनेशन आपको याद करना है। डेफिनेशन क्या कह रहा है, द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, मतलब ग्रीन प्लांट्स। तो हम ऑटोट्रॉप्स किससे कह रहे हैं, जो आपके पास यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, जो कर सकता है, जो खुद अपना फूड बना सकता है, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं आपके पास यानी कि ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉफिक, ध्यान रखना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और ऑटोट्रॉप्स कौन है आपके पास, ग्रीन प्लांट है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक। अब देखिए ऑटोट्रॉप्स करता है क्या है, मतलब जो हमारे पास यानी कि ऑटोट्रॉप्स है, कहने का मतलब ग्रीन प्लांट। तो ये जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करता है आपके पास, यूज किसका इस्तेमाल करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक का मतलब जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड आपके पास यानी कि वाटर हो गया, तो ये आपके पास यानी कि सिंपल इनऑर्गेनिक आपके पास यानी कि कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल करता है। और सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है आपके पास, यानी कि कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब हम ये देखते हैं कि भैया जो भी आपके पास यानी कि ऑटोट्रॉप्स हैं वो कर क्या रहे हैं, एक सिंपल इनऑर्गेनिक को किसमें कन्वर्ट करें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में, ठीक। बस इतना ही याद रखें कि ऑटोट्रॉप्स के पास एबिलिटी है, किस चीज की एबिलिटी है कि भैया वो सिंपल इनऑर्गेनिक आपके पास यानी कि मटेरियल को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। ये जो एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉप्स के पास है। अब यहां पर देखिए कैसे करता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन, क्या क्या लेता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये इनऑर्गेनिक है, वाटर लेता है एंड कन्वर्ट दीज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है
और किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट अपने आप में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ, पहला क्लोरोफिल चाहिए भैया, लाइट चाहिए, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो मतलब फोटोसिंथेसिस क्या हो गया अपने आप में भैया, फोटोसिंथेसिस एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें ग्रीन प्लांट कर क्या रहा है आपके पास, यानी कि इक्वेशन देखिए, ग्रीन प्लांट ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और क्या लिया आपके पास, वाटर। तो ये क्या आपके पास, यानी कि दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल। किसके प्रेजेंस में, लाइट तो भैया चाहिए। और दूसरा, प्लांट की जो पत्तियां होती है, तो उस पत्तियों में, लीफ में क्या होता है आपके पास, यानी कि जो प्लांट की लीफ होती है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या चीज है, तो क्लोरोफिल ध्यान रखना आपके पास पिगमेंट है। पिगमेंट जनरली प्रोटीन्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। तो ये जो हमारे पास यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये लाइट एनर्जी की, मतलब सनलाइट की एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है। और ट्रैप करने के बाद आपके पास यानी कि वो फाइनली ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इन दोनों से मिलाकर वो क्या बना लेता है आपके पास, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज। तो यहां पर क्या बना रही है आपके पास, यानी कि ग्लूकोज बना रहा है। और ये ग्लूकोज क्या हमारे पास, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हो। ठीक, साथ में ये क्या रिलीज करके देता है हमें, ऑक्सीजन भी रिलीज करके देता है, वाटर वेपर भी रिलीज करके देता है ना। तो इसने बना लिया। तो फोटोसिंथेसिस में देखो आपके पास, यानी कि ये सिंपल हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, सनलाइट क्लोरोफिल की मदद से क्या कर दिया उसने आपके पास, यानी कि कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एनर्जी रिच कंपाउंड्स बना लिया, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। आगे चलते हैं, देखो बड़ा आसान है ना, आसान है। अब आपको देखना होगा कि हमें फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मटेरियल चाहिए। सही बात है भाई, फोटोसिंथेसिस चल रहा है तो मटेरियल भी तो चाहिए होगा ना। तो कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सही बात है भैया, जो फोटोसिंथेसिस चल रहा है तो उसके लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। फोटोसिंथेसिस ऐसी थोड़ी ना प्लांट कर लेते हैं, उसको कुछ ना कुछ तो मटेरियल चाहिए। तो पहला जो रॉ मटेरियल है वो क्या है हमारे पास, यानी कि सनलाइट, जो बल्क में मिलता है, फ्री में मिलता है ना। बल्क में मिलता है, फ्री में मिलता है, सबको मिलता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबको मिलता है सनलाइट, है ना। तो हमारा जो सन देवता है वो बहुत खुश है कि भैया देखो मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, सबको इक्वली आपके पास यानी कि सनलाइट दूंगा। तो सन देवता, तो पहला तो आपके पास यानी कि हमें क्या चाहिए, आपके पास सनलाइट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आपके पास, यानी कि हमें क्लोरोफिल चाहिए। और ये जो क्लोरोफिल है ये एक्चुअल में प्लांट के पास है। तो ये ध्यान रखना कि ये आपके पास यानी कि जो प्लांट की जो हमारे पास लीफ होती है, लीफ, तो लीफ के अंदर क्या होता है आपके पास, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पर प्रेजेंट है आपके पास, यानी कि जो भी ग्रीन पार्ट होता है आपके पास यानी कि प्लांट के वहां पर। ठीक है, क्योंकि ग्रीन वाले के अंदर क्या होता है आपके पास, यानी कि जो मेसोफिल सेल होता है प्लांट में वो सबसे ज्यादा होता है। तो मतलब मेसोफिल सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये याद रखना है कि क्लोरोफिल क्या है हमारे पास, यानी कि पिगमेंट है। और यही पिगमेंट क्या करता है आपके पास, करता है क्या क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहां देखने को मिलेगा आपको, लीफ में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है। सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। तो ये जो हमारे पास पिगमेंट है ये क्या करता है आपके पास, इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब सोच कर देखो। और फिर तीसरा मटेरियल हमें क्या चाहिए, तीसरा चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि भाई प्लांट आपके पास क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, देता क्या है, ऑक्सीजन देता है। तो प्लांट क्या करता है आपके पास, देता तो हमें ऑक्सीजन है और लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एनिमल्स, यही मानते हैं हम लोग। ठीक है, प्लांट भी करते हैं। ठीक, तो प्लांट क्या ले रहा है आपके पास, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, तो ये आपके पास एंटर करता है प्लांट की बॉडी में, किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। तो स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होता है, दो ही जगह प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। या तो भैया ये स्टोमेटा आपके पास यानी कि लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होगा, या तो आपके पास यानी कि यंग स्टेम के सरफेस पर प्रेजेंट होगा, यंग स्टेम।
अब ये दोनों जगह आपके पास स्टोमेटा होते हैं, तो यहां से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस में एंटर कर जाता है, लीफ में, और आपके पास रिलीज क्या करता है आपके पास O2, तो O2 इज रिलीज बाय एज अ बाई प्रोडक्ट, तो वो तो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीफ। तो ठीक है भैया, तो हमें क्या मिल गया, सनलाइट मिल गया, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब पानी की भी तो जरूरत पड़ेगी, सही बात है, वाटर की भी जरूरत पड़ेगी, और वाटर कहां से आएगा, रूट के थ्रू आएगा। अब प्लांट रूट से, जो आपके पास प्लांट्स की रूट सॉइल में, मिट्टी में है, तो वहां से क्या कर लेगा, वो वाटर का एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वाटर, अब ये जो वाटर है, वाटर प्लस डिजोल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, ये सारे के सारे आपके पास, फॉस्फेट वगैरह, तो ये सारे के सारे आपके पास यानी कि वाटर में डिजोल्व होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो वाटर होता है, ये वाटर आपके पास सॉइल में है, और सॉइल में आपके पास यानी कि नाइट्रोजन भी है, अमोनियम भी, मतलब अमोनियम होता है, नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है, तो ये सारे कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं किसमें, मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान रखना, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में नहीं होगा, ये गैस फॉर्म में, ये एटमॉस्फेयर में है। किस फॉर्म में होगा आपके पास, NH4 के प्लस फॉर्म में होगा, NO2 के फॉर्म में होगा, NO3 के फॉर्म में होगा। तो मतलब ये आपके पास यानी कि कंपाउंड्स है नाइट्रोजन के, जिसके फॉर्म में आपके पास यानी कि सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है भैया, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रेट के फॉर्म में देखने को मिलता है। इसी तरीके से फॉस्फोरस भी होता है, फॉस्फेट के फॉर्म में हमें दिखता है। तो वाटर के साथ ये सारे आपके पास मिनरल्स कौन ले लेता है आपके पास, यानी कि रूट्स ऑफ द सॉइल। तो जो रूट्स आपके पास मिट्टी के अंदर है, वो आपके पास यानी कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ में ये मिनरल्स भी चले जाते हैं। तो सोचो, प्लांट के पास, प्लांट को 4 चीजें चाहिए, मतलब अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो प्लांट को कितनी चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, सबसे पहला सनलाइट चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल चाहिए, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और चौथा आपके पास यानी कि वाटर चाहिए। तो ये 4 रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का मतलब आपके पास यानी कि भैया ठीक है, खाना बनाने से पहले आपके पास यानी कि चाहिए ना रॉ मटेरियल। सोच कर देखो, तुम्हें बोल दिया जाए जाकर तुम घर पे खाना बनाओ, तो खाना बनाने के लिए बोलोगे ना कि चावल क्या है, आटा क्या है, तेल क्या है, नमक क्या है, ये सारी बातें बोलते हो कि नहीं बोलते हो, पूछते हो। अगर आपको सिंपल कोई बोल दे चाय बना लो, तो चाय बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, क्या चाहिए तुम्हें, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, है ना, माचिस भी चाहिए, क्योंकि गैस जलाओगे किससे। तो इसी तरीके से प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो वो रॉ मटेरियल कौन है, हाथ पे याद कर लो, सबसे पहला सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा वाटर। ये 4 रॉ मटेरियल है जो प्लांट को जरूरत है। प्लांट को ये चारों चीजें मिल जाएगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेगा। आगे देखते हैं साइट। अब ये बात तो हो गया कि भाई ठीक है, ये चारों चीजें हमें चाहिए, किसके लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। अब दूसरा आगे क्या होता है वो भी देखते हैं। अब आगे यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि भाई फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है। बात तो सही है भैया, फोटोसिंथेसिस चल कहाँ रहा है, मतलब प्लांट में चल तो रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ चल रहा है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भैया प्लांट में आपके पास यानी कि जो फोटोसिंथेसिस चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, बताओ कहाँ चल रहा है, सही बात है। तो भैया प्लांट के अंदर जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। तो लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो ये जो हमारे पास क्लोरोफिल आपके पास यानी कि ग्रीन पिगमेंट है, तो ये जो आपके पास गोलमोल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बेचारे क्या करते हैं आपके पास, यानी कि किसको, याद करो अभी पढ़ा है, लाइट एनर्जी को क्या करता है आपके पास, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। ये इसी के लिए आपके पास यानी कि कैपेबल है कि भैया हम लाइट एनर्जी को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल का मेन काम है कि लाइट एनर्जी को क्या करेगा आपके पास, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, पकड़ लेगा। और पकड़ने के बाद आपके पास, और ये काम आपके पास यानी कि आप क्लोरोप्लास्ट, ध्यान रखना प्लांट की लीफ में है। जो भी मतलब प्लांट के अंदर ग्रीन पार्ट्स हैं, ये याद रखना है। मतलब प्लांट में क्या है कि एक सेल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि मीजोफिल, ये ध्यान रखना है। तो मीजोफिल में देखा गया, मतलब ये आपके पास यानी कि सेल का नाम है ना, पेरेन्काइमेटा सेल्स का नाम है। तो मीजोफिल सेल के अंदर आपके पास यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब एक सेल ऑर्गेनेल है, प्लांट सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे पिगमेंट चलते हैं, मतलब क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, बहुत सारे क्लोरोफिल के टाइप्स होते हैं। तो सारे के सारे चलते हैं।
तो सारे के साथ सबका काम क्या होता है कि भैया लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, तो साइट अगर आपसे पूछो तो आप क्या बोलोगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। लिख भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो साइट है हमारे पास यानी कि हमें वही लिखनी चाहिए। तो मेन साइट क्या लिखोगे आपके पास कि भाई फोटोसिंथेसिस कहां चल रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है। और क्लोरोप्लास्ट कहां है, तो भैया लीफ में है। कौन से लीफ में, तो भैया मेसोफिल लीफ में है, ठीक। क्लोरोफिल का काम क्या है, तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। आगे चलिए, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। भैया फोटोसिंथेसिस में इवेंट क्या क्या चलता है, बात तो सही है भाई। इवेंट का मतलब कौन सा इवेंट कैसे होता है, अब समझिए। जब हम लोग इवेंट के बारे में बात करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि इवेंट आपके पास यानी कि क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से इवेंट चलते हैं। देखिए, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब देखो, अगर आप ऐसे समझना चाहो तो प्लांट के अंदर आपके पास यानी कि दो ही इवेंट होते हैं। एक लाइट से होने वाला आपके पास इवेंट, और दूसरा आपके पास कि भाई ठीक है, जब लाइट वाला इवेंट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट वाला इवेंट होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो प्लांट में मेनली दो इवेंट चलते हैं। तो सबसे पहला इवेंट होता है लाइट वाला। लाइट वाला का मतलब आपके पास लाइट रिएक्शन से होता है, ठीक। देखो, सबसे पहला काम इवेंट क्या होता है भैया, इवेंट में पहला इवेंट तो ये होगा एब्जॉर्प्शंस ऑफ, एब्जॉर्प्शंस क्या एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शंस ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो पहला इवेंट तो ये हो गया। तो सबसे पहला इवेंट क्या आपके पास कि भैया क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब दूसरा इवेंट क्या होगा, सोच कर बताओ। जब आपके पास ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है भैया, उसके बाद लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर भी चाहिए होगा, क्योंकि वाटर का टूटना जरूरी है। लाइट उसी लिए चाहिए होता है, किसके लिए चाहिए होता है, वाटर को तोड़ने के लिए लाइट चाहिए होता है। तो ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पे तो कहता है कि भैया ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग यानी कि ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। तो मतलब क्या हो गया कि भैया ठीक है, हमने क्या बोला, हमने सिंपल ये बोलने की कोशिश की कि भैया देखो, ये जो हमारे पास यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल थे ना, तो वाटर मॉलिक्यूल को हम लोगों ने आपके पास यानी कि लाइट एनर्जी किसने ऑब्जर्व किया, क्लोरोफिल ने किया। तो क्लोरोफिल ने आपके पास लाइट एनर्जी की मदद से क्या किया, आपके पास इसको तोड़ा, किसमें आपके पास 2H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन, प्लस के अंदर आपके पास यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस के अंदर यहाँ पे क्या बोल सकते हो, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। ये चीजें, तो यहां पर वाटर टूटा और इसी वाटर के टूटने की वजह से ये ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन है। तो ये जो हमारे पास यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, यही ऑक्सीजन है जो हम लोग लेते हैं। प्लांट रिलीज कौन सा ऑक्सीजन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं, ये वाटर वाला, ठीक। तो वाटर के अंदर से जो ऑक्सीजन आपके पास, जो वाटर टूटता है, वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो मतलब प्लांट में ये जो रिएक्शंस होता है ना, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कौन सा रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है। और आपको याद रखना है फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या, फोटो का मतलब लाइट, फोटोन, है ना। और वाटर टूट रहा है, वाटर टूट कर आपके पास, ठीक है। और इसी मतलब इसी की वजह से, इस H प्लस की वजह से और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास आगे जाकर क्या बनता है, बहुत सारा केमिकल एनर्जी बनता है, ठीक। चलो भैया, इतना काम तो हो गया। जब यहां से एनर्जी आपके पास यानी कि आ जाता है, तो कहता है कि भाई रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो सही बात है। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में गया है, वो रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो भैया वो बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो ग्लूकोज बना लेगा। तो ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर 3 इवेंट चलते हैं। सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, और तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट होगा। सिंपल है, बहुत आसान है। तो भैया फोटोसिंथेसिस में हुआ क्या, भैया फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट हुए। पहला इवेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा इवेंट क्या है आपके पास, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। तीसरा इवेंट क्या है आपके पास, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। बात खत्म हो गया, इतना याद कर लो, काम चल जाएगा तुम्हारा। जब तुमसे पूछे तो 3 पॉइंट टेप देना, नंबर पूरे दे देगी मैम खुश होकर कि क्या बात है, बच्चे ने कुछ लिखा है, मतलब अच्छा लिखा है ना। देखो,
अब स्टोमेटा आता है, भाई ये बात तो स्टोमेटा का डायग्राम तो कितनी बार पूछा गया है और कितनी बार पूछेगा ही पूछेगा, इस बार भी आएगा, ये ध्यान रखना, ये तो पूछेगा तुम लोगों से। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा का मतलब द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, है ना। जो लीफ है तो लीफ के सरफेस पर जो टाइनी पोर होता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है प्लांट में, ऑक्सीजन बाहर आता है, वाटर वेपर बाहर आता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा मतलब टाइनी पोर, मतलब एक छेद है प्लांट में, छिद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? छिद्र। तो मतलब आपके पास एक छोटा सा, बहुत ही आपके पास यानी कि छिद्र, छोटा सा रंध्र होता है ना। उसी से क्या होता है आपके पास, यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर बन के बाहर आते हैं। तो ये एक चैनल है, एक आपके पास टाइनी पोर है ना, जो कहां प्रेजेंट होता है? लीफ के सरफेस पर। अच्छा, इसका काम क्या होता है? देखो ये डायग्राम, देखो डायग्राम तो उतना साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं। तो इसका फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? तो स्टोमेटा का आपके पास यानी कि भैया दो ही फंक्शन होते हैं। तो एक आपके पास यानी कि सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो भैया जो CO2 है वो प्लांट के लीफ में जाएगा और ऑक्सीजन आपके पास बाहर आएगा। उसके अलावा लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, किसके द्वारा? आपके पास यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में। कब? ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो जब ज्यादा सनलाइट होती है, प्लांट आपके पास यानी कि पानी को वेपर बना के आपके पास यानी कि रिलीज करता रहता है, और यही वेपर जो होता है, इसी वेपर की वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो इन्वायरमेंट रहता है वो थोड़ा बहुत कूल रहता है। नहीं तो भैया गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर चली जाएगी। तो समझ रहे हो? तो मतलब प्लांट सोच कर देखो, इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट लगाओ। प्लांट लगाओगे तो क्या होगा? प्लांट ट्रांसपिरेशन करेगा, ट्रांसपिरेशन में क्या होगा? वाटर वेपर आएंगे, जिसकी वजह से वाटर वेपर क्या करेंगे? हीट एनर्जी को आपके पास एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो सराउंडिंग है, वो धीरे धीरे क्या रहेगा आपके पास? यानी कि कूल रहेगा। और अगर पेड़ काटोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा भैया? प्रॉब्लम हमें ही होगा। इसीलिए पेड़ लगाना चाहिए, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई देखो ये चीज, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आपके पास यानी कि दिखाया गया, यहाँ पर ये तो हमारे पास यानी कि गार्ड सेल्स दिखाया गया, ये गार्ड सेल्स ही है, यस। तो कहने का मतलब यहां मैं बनाता हूं, देखो थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं ठीक कर देता हूं। तो ये तो हमारे पास यानी कि गार्ड सेल्स, ये हमारे पास यानी कि गार्ड सेल्स, ये हमारे पास यानी कि गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स मतलब भैया उसकी खासियत ही अलग है। बात आपके पास इसके आसपास जो होते हैं वो सब्सिडायरी सेल्स कहलाते हैं, और सब्सिडायरी सेल्स के बाद आपके पास यानी कि एपिडर्मिस सेल्स होते हैं। तो ठीक है भैया, ये हमारे पास यानी कि गार्ड सेल्स है ना, ये चैनल है। तो कहने का मतलब अब इसके अंदर आपके पास ये स्ट्रक्चर्स दिखाया है क्लोरोप्लास्ट का, कि भैया ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। अब इसके बाद ये आपके पास न्यूक्लियस दिखाया होगा, ठीक है, तो हम भी बना देते हैं, चलो इसी से बना देता हूं। ये आपके पास यानी कि न्यूक्लियस दिखाया दिया होगा इसमें, या वैक्यूल होगा, वैसे वैक्यूल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि एपिडर्मिस सेल्स। अब तुम ध्यान रखना आपके पास कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना क्या, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चीज है, ये जो आपके पास यानी कि अंदर की तरफ, ये तो एक्चुअल में थिक होती है, तो अंदर वाली आपके पास जो गार्ड सेल्स की वॉल होती है वो थिक होती है। तो ये थिकनेस को दिखाया जा रहा होगा, है ना, ये आपके पास थिकनेस को दिखाया जा रहा होगा। तो ये आपके पास अंदर वाली जो गार्ड सेल्स की वॉल होती है वो काफी थिक होती है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाली चीज। तो ये जो हमारे पास सेल है ना बेटा, ये वाला सेल्स, तो इस सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके पास? गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स की जो अंदर वाली वॉल होती है वो काफी थिक होती है, ठीक है। और जो अंदर बाहर वाली जो आपके पास यानी कि इनर है, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, तो अंदर वाली वॉल है, और ये आपके पास यानी कि थिन होती है। तो थिन का मतलब आपके पास आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स, है ना, तो आउटर वॉल होते हैं। अब यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि एक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, कौन सा स्ट्रक्चर्स देख रहे हो? बीच में आपके पास यानी कि ये चीज है, ये जो हमारे पास यानी कि बन रहा है इस तरीके से, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके पास? स्टोमेटल पोर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्टोमेटल पोर बोल रहे हैं, ठीक। और इसका ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हम लोग देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आपके पास यानी कि क्लोरोप्लास्ट। और ये जो आपके पास यानी कि ये दोनों, मतलब ये और आपके पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गार्ड सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना याद कर लो। कोई पूछे ये क्या चीज है, तो भैया बोल देना आपके पास गार्ड सेल्स के पास तो आपके पास यानी कि सब्सिडायरी सेल्स ही होते हैं, तो सब्सिडायरी सेल्स हैं,
ठीक है। इसके अगर आगे पीछे भी कोई सेल्स बना दे तो बोल देना जो भी, मतलब मान लो कि अगर मैं इस तरीके से सेल्स बनाता हूं ऐसे, तो ये कौन सा सेल्स होगा, तो भैया ये एपिडर्मिस होगा, बात खत्म हो गया, है ना, इतना। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर्स होता है। ये आपके पास न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, इतना याद कर लो, काम चल जाए। ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमसे ये पूछा जा सकता है कि स्टोमेटा क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर्स या लेबलिंग। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपके पास लेबलिंग ही पूछता है। तो लेबलिंग में आपको ध्यान रखना है कि अंदर वाला जो ये बीन शेप में तुम्हें स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, ये बीन शेप में, किडनी शेप में, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो बीन शेप है, राजमे की तरह जो दिखाई दे रहा है, वो क्या आपके पास, यानी कि राजमे के आपके पास जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो ऐसा ही होते हैं। तो ये चीज क्या दिखाई दे रहा है आपके पास, ये चीज है हमारे पास, यानी कि गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स जब इस तरीके से वाटर उसमें भरता है, पानी एब्जॉर्व करता है, तब आपके पास यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। और उसकी स्वेलिंग की वजह से जो यहां पर गैप क्रिएट होता है, उसी गैप को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोमेटल पोर, ठीक है। और इसी स्टोमेटल के पोर के द्वारा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और O2 आपके पास बाहर जाता है, वाटर वेपर बाहर जाता है। तो ये दोनों बाहर, ये अंदर चला जाता है प्लांट के, ठीक। आगे चलिए, चले आगे। तो इतना याद कर लेना, काम चल जाएगा तुम्हारा। देखो अब यहां से ये तो हमने प्लांट में बात किया, अब थोड़ा सा एनिमल में भी देख लो। अब एनिमल में बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है ना। एनिमल के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या चीज है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है आपके पास, यानी कि हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सही बात है भैया, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा है। तो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब हिट्रोट्रॉफिक में क्या है, सबसे पहले तो ये बोलता है कि भाई 3 टाइप में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। हमने कहा होलोजॉइक, हॉलो मतलब समझ पा रहे हो, हॉलो, है ना। तो सबसे पहला कह रहा है कि भाई होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मतलब वो एनिमल्स, ठीक है, जिसमें आपके पास यानी कि एलिमेंट्री कैनाल होगा, ओरल कैविटी होगा, बकल कैविटी होगा, जो आपके पास फूड को सीधा इस हॉल में डालेगा, ठीक। तो कहने का मतलब आपके पास एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड। तो जो एनिमल्स आपके पास यानी कि सॉलिड फूड को किसमें डाल देता है, बक्कल कैविटी में डाल देता है, सीधा बक्कल कैविटी में। लो माउथ है ना, देखो फूड लोगे, सीधा लड्डू उठाया मुंह में डाला, तो लड्डू तो सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन अंदर आपके पास इसके लिए कैविटी होना चाहिए ना, तो वो क्या हमारे पास ओरल कैविटी है, ठीक। तो मतलब होलोजॉइक मोड, और जॉइक का मतलब तो ध्यान रखना आपके पास एनिमल्स है, ठीक। तो होलोजॉइक के अंदर आपके पास जो एनिमल्स होते हैं वो आपके पास एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड, तो सॉलिड फूड को खाते हैं और फिर उसके बाद उसको चबाते हैं, ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी। तो होलोजॉइक मोड न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जो कोई भी एनिमल है, वो सबसे मतलब जितने भी एनिमल आप देखते हो, ठीक है, तो एनिमल जनरली आपके पास, उसके पास मुंह है, दांत भगवान ने दिए हुए हैं उसको, किस लिए दिए हुए, ताकि खाने को लो भैया और चबाओ, दांत से आपके पास यानी कि उसको ब्रेक करो, तोड़ो, और तोड़ने के बाद आपके पास यानी कि निगलो, स्वेलो करो, ठीक है। तो होलोजॉइक के अंदर आपके पास यानी कि जो एनिमल्स होता है वो आपके पास सॉलिड फूड को लेता है, उसको आपके पास यानी कि चबाता है, ग्राइंड करता है, फिर आपके पास स्लोली स्लोली वो बॉडी के अंदर जाता है। इस तरीके से होता है। किसमें देखने को मिलेगा ये हमें आपके पास होलोजॉइक, अमीबा के अंदर देखने को मिलेगा, एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो सॉलिड फूड को क्या कर रहा है आपके पास, यानी कि होलोजॉइक, जो सॉलिड फूड को आपके पास यानी कि ब्रेक डाउन करता है। क्योंकि अमीबा वगैरह भी क्या होता है आपके पास, फूड वैक्यूल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले वो फूड के चारों तरफ जाएंगे, सूडोपोडिया ड्रॉ करेंगे और आपके पास यानी कि घेर कर आपके पास क्या बना लेंगे, फूड वैक्यूल्स बना लेंगे। फिर उसके बाद उसको फूड वैक्यूल के अंदर आपके पास उस फूड के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट सॉलिड्स है, ये ध्यान रखना होलोजॉइक। अब सेप्रोफाइटिक वगैरह में ऐसा नहीं होता भैया। सेप्रोफाइटिक वगैरह कहता है कि भैया हमें क्या जरूरत है, तो ये तो बेचारे ऑर्गेनिजम्स फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। भैया फंगी खतरनाक प्राणी है, ये तो सेप्रोफाइटिक ही है। तो फंगस जो होता है ये क्या करता है आपके पास, यानी कि भाई ठीक है, ये कहते हैं कि भैया देखो हम तो सॉलिड फूड अंदर लेने वाली बात हमारे अंदर चलता रहे। तो सेप्रोफाइटिक में तो क्या होता है, ये लोग सॉलिड फूड नहीं लेते, बल्कि ये लोग सॉलिड फूड को ही एंजाइम रिलीज करके बाहर ही डाइजेस्ट कर देते। डाइजेस्ट करो बाहर ही, मामला रफा दफा करो बाहर, समझ पा रहे हो। तो जो फंगस वगैरह होता है वो फूड के पार्टिकल्स को आपके पास बाहर ही छोटे छोटे आपके पास यानी कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मान लो ये आपके पास यानी कि फूड का पार्टिकल था, तो इसको इन्होंने आपके पास एंजाइम से रिलीज करके फंगस वगैरह इसमें आपके पास यानी कि
मतलब आपके पास यानी कि स्मॉल छोटे छोटे आपके पास यानी कि पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिए और इसी पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फंगस वगैरह तो आपके पास सिंपल बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं मामला, और वैसे भी फंगस शुगर लवर होता है, शुगर एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्ब्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंगस सैप्रोफाइटिक होता है, फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो चीजें पहले से ही मरी गली है, सड़ी गली है, वो धीरे धीरे डिके कर रहा होता है, तो डिके करने में उसको सराने गलाने में आपके पास फंगस एंजाइम रिलीज करते हैं, और यही फंगस इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आपके पास ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे, और यही छोटे पार्टिकल्स ये फंगस ले लेता है कि दे दो भाई हमें, दे दो, तो ले लेते हैं। तो वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में चला जाता है। पैरासाइटिक खतरनाक प्राणी है। खतरनाक क्यों? क्योंकि यही वो है जो हमारे अंदर डिसीज कॉज करता है, जो आपके पास प्लांट की बॉडी में रह सकता है, एनिमल की बॉडी में रह सकता है। तो पैरासाइट मतलब आपके पास यानी कि पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड और अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब होस्ट। ठीक। और जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर आपके पास यानी कि स्केरिस होता है। ठीक है। तुम्हारे बालों में जू भी होंगे, सोचो। तो तुम्हारे बालों में जो जू है वो तो आपके पास तुम्हारे सर के ऊपर है, लेकिन फिर भी वो ब्लड वहां से आपके पास यानी कि चूस रहा है लगातार। और जो स्केरिस होगा वो इंटेस्टाइन से आपके पास यानी कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो ये जो एनिमल्स है वो क्या है, या तो हमारे बॉडी के सरफेस पे हो सकता है या इनसाइड द बॉडी हो सकता है। ठीक। तो मतलब पैरासिट या तो पैरासाइट जो होगा आपके पास यानी कि वो या तो आपके पास यानी कि होस्ट की बॉडी के अंदर होगा या आपके पास होस्ट की बॉडी के आपके पास यानी कि सरफेस पर होगा, है ना। और जिसके ऊपर होता है उसे हम लोग होस्ट बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या करेगा, ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट करता है। तो सोच कर देखो, अब कसकस्ता प्लांट है, ये तो भैया पैरासाइटिक प्लांट है, याद कर लेना। मतलब प्लांट आपके पास यानी कि पैरासाइटिक प्लांट है। पैरासाइटिक प्लांट इसको क्यों बोला जाता है, देखा भी होगा अगर तुम लोग देखना चाहो तो भैया, बेर वगैरह के पेड़ पे एक पीला पीला कलर का आपके पास अमरबेल नाम है, वो उगाता है। तो पूरे के पूरे प्लांट पर आपके पास यानी कि नेटवर्क जैसा, जाल जैसा बना लेगा पूरा का पूरा, है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कसकस्ता बोलते हैं। अब उसके पास क्लोरोफिल है नहीं, पत्तियां है नहीं, तो करेगा क्या आपके पास भैया, जिस प्लांट के ऊपर होगा उसी से नरिशमेंट को सक करेगा। तो इसी तरीके से करता है। अब हमारी बॉडी, अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि भाई आपके पास टिक्स वगैरह कुत्तों को होता है, लीच वगैरह आपके पास यानी कि भाई वो मतलब कभी कभी आपके पास लीच एनिमल को चिपक जाता है, इंसानों को भी चिपक जाता है और ब्लड को चूसता रहता है। और टिक्स वगैरह कुत्तों को होता है, तो कुत्ते के अंदर आपके पास एक छोटा सा आपके पास कीड़ा होता है, वो आपके पास टिक्स होता है, मतलब वो कुत्ते की बॉडी से ब्लड शक करता रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब पैरासाइट है। मतलब ये आपके पास यानी कि ये करेंगे क्या, ये आपके पास या तो एनिमल की बॉडी के अंदर रहेंगे और लगातार वहां से नरिशमेंट लेते रहेंगे, या तो बॉडी के सरफेस पर होंगे और वहां से नरिशमेंट लेते रहेंगे। तो ये सब पैरासाइटिक है। तो ध्यान रखना, हेट्रोट्रॉप्स में हम लोग 3 टाइप देख रहे हैं, एक होलोजोइक, दूसरा आपके पास सैप्रोफाइटिक और तीसरा पैरासाइटिक। तीनों अलग अलग आपके पास यानी कि मीन्स है, कैटेगरीज। और ध्यान रखना, ज्यादातर जो पैरासाइटिक होते हैं वो पैथोजेंस ही होते हैं। पैथोजेंस मतलब आपके पास ये डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहां पर देखते हैं कि सही बात है, ये तो हम लोगों ने दोनों में डिफरेंस देख लिया। किसमें देख लिया आपके पास यानी कि डिफरेंस, तो डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अभी तक। तो फोटोसिंथेसिस वाला सेक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर करें, है ना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, सही बात है भैया। कोई भी ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉप्स के बारे में बात करें कि भैया हेट्रोट्रॉप्स जो है वो आपके पास यानी कि फूड कैसे ऑब्टेन करता है, बात तो सही है। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो जो यूनिसेलुलर है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो कैसे फूड को आपके पास यानी कि ऑब्टेन करता है, देखते हैं। फूड इज टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस। तो मतलब फूड जो होगा आपके पास यूनिसेलुलर के अंदर वो आपके पास यानी कि इंटायर सरफेस के द्वारा क्या किया जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा। कैसे, मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों से बोला कि भाई ठीक है, ये मेरे पास यानी कि अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस, ये आपके पास न्यूक्लियस, और ये आपके पास यानी कि उसका साइटोप्लाज्म चल रहा है ना, ये चल रहा है। ये क्या देख रहे हैं आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये क्या है इसका आपके पास यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो चाहे तो मतलब आपके पास हर जगह से फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसमें आगे हम देखेंगे, तो मतलब यूनिसेलुलर के पास एबिलिटी है, क्योंकि भाई एक सेल ही है, तो एक सेल के पास क्या है, आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन है, आउटर वाला लेयर कवरिंग। अब ये सेल मेम्ब्रेन की मदद से आपके पास करेगा क्या, अगर फूड यहां पर मान लीजिए कि आसपास में है फूड के पार्टिकल्स, तो ये फूड का पार्टिकल्स इधर से भी एंटर कर सकता है, यहां से भी एंटर कर सकता है। अगर इधर फूड का पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो इधर से भी एंटर कर सकता है, इधर से भी एंटर कर सकता है। अगर इधर आपके पास प्रेजेंट है तो इधर से भी एंटर कर सकता है, इधर से भी एंटर कर सकता है। तो फूड के पार्टिकल्स को ये चारों तरफ से, मतलब हर जगह से, जो मतलब सेल का सरफेस है तो हर जगह से आपके पास यानी कि अंदर जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड। तो यूनिसेलुलर में ऐसा ही चलता है। तो इसमें दो एग्जांपल, एक आपके पास एमीबा और दूसरा आपके पास यानी कि पैरामीशियम। तो पैरामीशियम वगैरह में तो सीलिया होता है और फूड गलेट्स भी होता है, तो फूड गलेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन अमीबा में पूरे सरफेस से हो सकता है। आगे आइए, ये दो एग्जाम्पल है, जैसे हम अमीबा के अंदर देख लेते हैं। देखिए अब देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, तो ये थोड़ा सा अच्छे से तुम लोगों को करके जाना है तैयारी इसके बारे में, क्योंकि हो सकता है तुम लोगों को ये मिल जाए पेपर में। अमीबा, तो अमीबा आपके पास यूनिसेलुलर है। अब देखो अमीबा की कहानी, ये तो बेचारा आपके पास यानी कि अमीबा का मतलब आपके पास ये न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस है, और ये आपके पास यानी कि सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया, पोडिया मतलब फॉल्स फिट, तो ये सूडोपोडिया आ रहा है, और ये आपके पास फूड का पार्टिकल्स। देखो तो धीरे धीरे देख रहे हो आपके पास ये सूडोपोडिया ड्रॉ हो रहा है, और यहीं पर आपके पास ये जो सूडोपोडिया होता है धीरे धीरे कवर करेगा इस तरीके से बंद, और ये क्या हमारे पास फूड पार्टिकल, तो ये सॉलिड फूड है। क्या है, सॉलिड फूड है, ठीक है भैया। इंगेशन का मतलब फूड को इनटेक करना, मतलब फूड को लेना, तो इसने फूड को ले लिया, ठीक है भैया। अब जैसे ये फूड पार्टिकल्स बन गया, अब क्या करेगा, ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके पास यहाँ पर रिलीज कर देगा, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और उसके बाद ये फूड के पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल बन गया। अब फूड वैक्यूल में आपके पास बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे, बहुत सारे एंजाइम्स, और ये जो फूड का आपके पास यानी कि पार्टिकल्स है, ये इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, मतलब ब्रेक डाउन का कहने का मतलब तोड़ देंगे, तोड़ के आपके पास यानी कि डाइजेस्टेड फॉर्म में ले जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे फूड के पार्टिकल्स यहाँ पर, तो पहले ये एंजाइम्स रिलीज करेंगे तोड़ने के लिए, और जब टूट जाएगा तो उसके बाद आपके पास यानी कि ये क्या करेंगे, आपके पास यानी कि डाइजेस्टेड फॉर्म को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म बच जाएगा उसको आपके पास रिलीज भी कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है 5 स्टेप, इंगेशन, डाइजेशन, ठीक है, और डाइजेशन के बाद आपके पास यानी कि एब्जॉर्प्शन, ये वाला पार्ट है। तो ये इंगेशन है, मतलब ये फूड के पार्टिकल इंगेशन वाला ये दिखाया है, डाइजेशन वाला ये दिखाया है, एब्जॉर्प्शन वाला ये दिखाया है ना। तो इस तरीके से याद रखना है, और लास्ट में देख रहे हो एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन, भैया ठीक है। उसके बाद आपके पास कि भाई ठीक है, एक बार आपके पास यानी कि इसने ले लिया तो यूटिलाइज कर लेगा। अब ये जो पार्टिकल्स बच गए आपके पास, ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म है, मतलब ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो मतलब अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स होंगे, तो उस सारे फूड पार्टिकल्स को क्या करना होगा, एक्सक्रीशन करना होगा, इगेशन करना होगा। तो देखो फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स क्या हो रहा है आपके पास, बाहर हो रहा है, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इगेशन। तो ये चीज आपको, ये 5 प्रोसेस और ये 5 डायग्राम आपको हर हाल में करना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा, तो मतलब करना होगा आपको, आप बच नहीं सकते। अगर आप ये नहीं करके जाते तो समझ लो कि 3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आप मिस करके आओगे, ठीक। तो अमीबा में भी देखो ये 5 प्रोसेस चल रहा है, और ये 5 डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ कर करके देखो, कुछ नहीं लगता, 2 मिनट का खेल होता है, ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक। ये तो बात है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब पैरामीशियम में भी कुछ इसी तरीके से होता है, तो दूसरा देख लो पैरामीशियम में कैसे चल रहा है न्यूट्रिशन। तो जब हम लोग पैरामीशियम के अंदर बात करते हैं, तो पैरामीशियम में, इन पैरामीशियम ये भी यूनिसेलुलर है, विच इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक्स इन अ फूड एज ए स्पेसिफिक स्पॉट्स। मैंने बोला था ना इसके अंदर फूड गलेट्स होता है, तो ये एक स्पेसिफिक साइट है जिसे हम लोग आपके पास स्पेसिफिक स्पॉट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहां से फूड को अंदर करता है, विच इज मूव्ड बाय, और वहां तक फूड को लाने में जो मदद करता है वो कौन करता है आपके पास, यानी कि सीलिया। द स्मॉल हेयर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, तो मतलब छोटे छोटे आपके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके पास पैरामीशियम की पूरी बॉडीज पर प्रेजेंट होती है,
इसीलिए आपके पास इसको सिलिएटेड प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। तो सिलिया करता क्या है? सिलिया कुछ नहीं करेगा, सिलिया कहेगा कि ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी इनटेक ऑफ फूड होते हैं, फिर ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू आपके पास सिंपल वन, और फिर एब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, फिर यूटिलाइजेशन हो जाता है, और फिर उसके बाद जो वेस्ट होता है वो रिमूवल हो जाता है। तो ये सारा सेक्शन इसमें भी चलता है, किसमें? पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम में भी ये सारी चीजें चलता है। अब यही बात आपको ह्यूमन के रिस्पेक्ट में समझना होता है। इसके रिस्पेक्ट में? ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। ये सही बात है, आपके पास ह्यूमन के रिस्पेक्ट में कैसा होता है। तो देखिए ह्यूमन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स हम क्यों पढ़े? हमारा काम जब आपके पास इसी से चल जाएगा तो हम इससे देख लेंगे। न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर आप बात करोगे तो भाई ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशंस कैसे होता है? देखो, आपने यूनिसेलुलर में पढ़ लिया, मल्टीसेलुलर में हम डायरेक्ट किसके बारे में बात करें? ह्यूमन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास क्या है? आपके पास माउथ। और इस माउथ में क्या चीजें आपके पास? तो ये दो प्राणी माउथ में ही पाए जाते हैं, मतलब ओरल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, या बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। तो ओरल कैविटी या आपके पास यानी कि बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी यही पाए जाते हैं। तो माउथ में आप क्या करते हो? पूरा का पूरा इंटायर फूड को आपके पास इंटेक करते हो। सबसे पहले मुंह खोला और फूड को डाला, उसके बाद दांतों से क्या करते हो? आपके पास उसको चबाते हो, ग्राइंड करते हो, फूड को पीसते हो, और पीसने के बाद टंग, जीभ की मदद से आपके पास फूड को क्या करते हो? आपके पास रोल करते हो, ताकि जो भी एंजाइम्स वगैरह है वो सारी चीजें आपके पास अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्ट तो आपके पास यानी कि जीभ से ही पता चलेगा ना, फूड कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, ये सारी चीजें तो जीभ ही बताएगा। तो इसलिए जीभ से बार बार आपके पास फूड को इधर उधर उलटना पुलटना का काम चलता रहता है, और फिर उसके बाद फाइनली क्या करता है आपके पास, यानी कि जीभ की मदद से ही फूड को स्वैलो किया जाता है, अंदर ढकेला जाता है फूड पाइप में। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज होता है माउथ वाले सेक्शन में, वो क्या होता है कि भैया ठीक है, यहां पर आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं माउथ में, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स करता क्या है? सिक्रीट करता है सलाइवा और म्यूकस, और इसकी मदद से आपके पास यानी कि जो फूड में स्टार्च होता है वो सलाइवरी एमाइलेज की मदद से बेसिकली आपके पास शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट का पार्सल डाइजेशन हो जाता है। तो माउथ में क्या हुआ? फूड आपने लिया, दांत की मदद से उसको च्यू किया, ग्राइंड किया, टंग की मदद से उसको रोल किया, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स आपके पास सलाइवरी एमाइलेज वगैरह एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं, जिसकी मदद से फूड पार्सली डाइजेस्ट कौन होता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं होता, फैट्स नहीं होता। तो यहां पर स्टार्च जो होता है इस सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम की मदद से सलाइवा, थूक, देखा है? तो थूक में क्या होता है? सलाइवा होता है। मतलब सलाइवा को ही हम लोग थूक बोलते हैं, इसी के अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है। ठीक, अब ये ध्यान रखना कि भाई ठीक है, इसने क्या किया? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया? शुगर में। इतना काम तो माउथ में चलता है। तो ये सारा काम किसमें चल रहा है? माउथ में चल रहा है। ठीक है, फूड का टूटना, उसको आपके पास रोल करना, और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का आपके पास यानी कि एक्ट होना, ये काम माउथ में चल रहा है। दूसरा काम कहां चल रहा है भैया? एसोफेगस। तो एसोफेगस में क्या चल रहा है? मतलब ये फूड पाइप है। ये कौन सा पाइप है आपके पास? फूड पाइप है। तो अब दूसरा काम चल रहा है आपके पास यानी कि एसोफेगस फूड पाइप में। ये हमारे पास यानी कि फूड पाइप है, फूड पाइप। तो वहां से जो फूड आपके पास यानी कि आया, तो वो क्या करते हैं? ये जो एसोफेगस होता है ये आपके पास यानी कि मतलब आपके पास यानी कि जो स्वेलो फूड आता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ, माउथ से कहां लेकर जाता है? आपके पास स्टमक में। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। तो ये तुमसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉल्ड पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट? पेरिस्टोल्टिक का मतलब क्या होता है? कि सही बात है कि भाई जो आपके पास यानी कि एसोफेगस के अंदर जो आपके पास यानी कि एंडोथेलियम वगैरह होगा, तो सिंपल सी बात है वो आपके पास एक मूवमेंट करता होगा। कौन सा मूवमेंट? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल ऑफ एसोफेगस। मतलब सोचो, अगर मैंने तुमसे ये बोला कि भाई ठीक है ये आपके पास इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से,
अगर ये फूड पाइप है तो इस फूड पाइप के अंदर क्या होगा आपके पास, इस तरीके से मूवमेंट जनरेट होती होगी और इसी की वजह से इसके अंदर से फूड आपके पास इस तरीके से पास होता है। तो ये जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है आपके पास, जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से फूड अंदर की तरफ धक्का दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भैया सिंपल सी बात है, फूड अंदर नहीं जाता, वहीं अटक जाएगा। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का होना बड़ा जरूरी है। तो भैया यहाँ जो एसोफेगस होता है उसमें आपके पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है, और जिसकी पेरिस्टाल्टिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द एसोफेगस, जिसकी वजह से फूड आगे की तरफ स्टमक में जाता है। ये तो बात रही एसोफेगस में क्या चल रहा है, तो भैया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं आपके पास यानी कि स्टमक के बारे में। तो स्टमक में क्या चल रहा है, तो भैया स्टमक में देखो क्या चल रहा है। स्टमक के अंदर रिलीज होता है आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो क्या रिलीज कर रहा है आपके पास, यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस। और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है हमें, तो इसमें देखने को मिलता है पेप्सिन, इसमें देखने को मिलता है हमें एचसीएल, इसमें हमें देखने को मिलता है म्यूकस। तो गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन करता है, तो पहला आपके पास यानी कि पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और म्यूकस। ठीक है ना, तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूसेस बनाता है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके पास स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होती है, किसमें आपके पास, यानी कि स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होता है। और ये क्या सिक्रेट कर रहा है, गैस्ट्रिक जूसेस। तो मतलब स्टमक में क्या रिलीज होगा, गैस्ट्रिक, गैस बन गया स्टमक में। स्टमक में क्या बनता है, गैस बनता है। सुना होगा कि भैया आपके पास एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी किसकी वजह से होता है, एचसीएल की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। देखो पेप्सिन, एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन आपके पास प्रोटीन। तो पेप्सिन का काम क्या है, तो पेप्सिन का काम ये है आपके पास कि भैया ये जो हमारे पास यानी कि प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को आपके पास यानी कि डाइपेप्टाइड से आपके पास यानी कि पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। तो भैया पेप्सिन का काम है कि पेप्सिन जो होगा प्रोटीन्स को आपके पास यानी कि डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो जो पेप्सिन है वो आपके पास यानी कि पेप्टोन्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपके पास डाइसेक्राइड्स वगैरह में, मतलब डाई आपके पास यानी कि पेप्टाइड्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर पेप्सिन का मेन काम है प्रोटीन को तोड़ना, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, और एचसीएल का काम है आपके पास यानी कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करना। क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास पेप्सिन है ये एक्टिवेट ही तब होगा जब आपके पास एचसीएल रिलीज होगा। तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, तो मतलब ये जो एचसीएल है ये क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट कर देते हैं कि भैया आप एक्टिवेट हो जाओ और आप किसको डाइजेस्ट कर दो, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दो। तो ठीक है, इसके अलावा एचसीएल फूड के साथ अगर कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स या जितने भी आपके पास उल्टी पुल्टी चीजें आई हुई होती है, क्योंकि भैया आप कोई समोसा खा रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है ना, कभी कभी डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं, तो उन सबको आपके पास ब्रेक डाउन करने के लिए एसिड्स वगैरह होते हैं, ताकि भैया ये सारी चीजें मेल्ट कर जाए यहीं पर। ठीक है, तो जरूरी भी होता है। तो एचसीएल आपके पास यानी कि उन सारी चीजों को आपके पास क्या कर देता है, तो एचसीएल का दूसरा काम यही होता है आपके पास यानी कि बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह के स्पोर वगैरह जो आ जाते हैं तो उन सबको आपके पास किल करना। और म्यूकस का मेन काम होता है कि जब आपके पास ये एचसीएल होता है तो एचसीएल से आपके पास यानी कि स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना। नहीं तो होगा कि एचसीएल तो स्टमक की वॉल को जला दे, क्योंकि भाई एचसीएल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा आपके पास, यानी कि जनरली स्टमक की वॉल को क्या कर देगा आपके पास, बर्न कर देगा। तो इस चीज से आपके पास यानी कि प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है, म्यूकस करता है। हालांकि स्टमक में जो एचसीएल रिलीज होता है वो डाइल्यूट एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ये भी याद रख लेना। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो स्टमक वगैरह खत्म हो जाता है, लेकिन एसिड तो एसिड है, तो वहां तो स्टमक में वो काम चल रहा था। अब इधर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, उधर का काम हो गया तो उधर तो काम हमारा चल गया। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या रिलीज करता है आपके पास, इंटेस्टिनल एंजाइम्स, है ना। और ये इंटेस्टिनल एंजाइम्स आपके पास कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, मतलब तोड़ेगा, फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को फर्दर आपके पास डाइजेस्ट करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाएगा आपके पास, ग्लूकोज में, फैट्स किसमें टूट जाएगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में। तो कहने का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन
एक फाइनल साइट होता है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये याद रखना। ठीक, स्टमक में गैस्ट्रिक आपके पास जूसेस है, इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके पास इंटेस्टिनल जूसेस है या इंटेस्टिनल एंजाइम्स है। तो फाइनली जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एक्चुअल में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहां पर आपके पास विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपके पास होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? तो ये जो विलाई होता है ये आपके पास हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। तो इसका मेन काम क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो जो ग्लूकोज है, जो फैटी एसिड्स है, जो ग्लिसरॉल है, जो एमिनो एसिड्स है, इन सबको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके किसको दे देता है? ब्लड कैपिलरीज को, कि भैया ले जाओ इसको, क्या करो, ले जाओ। तो इसका मेन काम ये होता है, विलाई का ध्यान रखना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। और ऐसा किस लिए होता है? ताकि मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उस पर होता है। तो इनर वॉल मॉडिफाइड होता है इस तरीके से, ताकि आपके पास यानी कि सरफेस जो हो सकता है वो उसको इंक्रीज किया जा सके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहां पर याद रखना है। मतलब सोचो ना कि मैंने आपसे बोला ना कि भाई इस तरीके से ऐसे करके होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली वॉल है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके पास? यानी कि विलाई कह रहे हैं, विलाई कह रहे हैं, समझ पा रहे हो? और इसके अंदर ब्लड की कैपिलरीज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन है आपके पास? यहां पर C6H12O6 है, एमिनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ये सब होते हैं। तो ये सब आपके पास ये एब्जॉर्ब कर करके आपके पास इस ब्लड कैपिलरीज को देता रहता है, ब्लड कैपिलरीज को देता रहता है। ठीक है भैया, तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन वाली प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस फुल टू फुल होता है। अब यहां पे थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात है फैट्स को लेकर। अब फैट्स क्या मतलब? देखो, अब ये जो हमारे पास यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब क्या करता है? रिसीव सिक्रीशन। अब ये सिक्रीशन किस किस से आपके पास रिसीव करता है वो चीज देखते हैं। ठीक है भाई, इंटेस्टिनल जूसेस, तो उसके अंदर तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला है ना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला और फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला होता है। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो हमारे पास आपके पास यानी कि लीवर है, तो लीवर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लीवर क्या सिक्रेट करता है आपके पास? बाइल। और बाइल जो होता है वो फैट्स के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करता है आपके पास? इमल्सिफाई, मतलब ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके आपके पास यानी कि किसमें कन्वर्ट कर देता है आपके पास? स्मॉल फैट आपके पास यानी कि ड्रॉपलेट्स। तो मतलब फैट्स के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है तो उसको बेसिकली इमल्सिफिकेशन के बाद आपके पास यानी कि फैट्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि माइसेल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो बात रही लीवर का। तो लीवर क्या सिक्रीट करेगा आपके पास? बाइल जूस। और बाइल जूस किसके ऊपर एक्ट करेगा आपके पास? यानी कि फैट्स के ऊपर। मतलब जो फैट्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उसको आपके पास ब्रेक डाउन कर देगा, इमल्सिफाई कर देगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक, उसके बाद पेनक्रियाज आपके पास यानी कि क्या रिलीज करेगा? तो भैया पेनक्रियाज का काम है पेनक्रिएटिक जूस को रिलीज करना, और पेनक्रिएटिक जूसेस में होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, लाइपेजेस, तो लाइपेजेस फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, और एमाइलेज, और एमाइलेज किसको मतलब डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। तो ये चीज ध्यान रखना है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन जगह से सिक्रीशन आता है, एक इंटेस्टिनल जूस, दूसरा लिवर और तीसरा पेनक्रियाज। देखो, लिवर से तो आपके पास बाइल होता है, बाइल सॉल्ट होते हैं, मतलब बाइल पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन वगैरह होते हैं जो फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस आता है। तो ये दोनों के दोनों ही आपके पास ये तीन जगह से सिक्रीशन आया है, एक इंटेस्टिनल जूस, दूसरा आपके पास लिवर और तीसरा आपके पास पेनक्रियाज। तब जाके जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा है। ठीक है भैया, अब ये प्रोसेस हो गया। अब यहां पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का ह्यूमन के अंदर, तो ये डाइजेशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। और जब कंप्लीट हो गया तो यहां पर क्या स्टार्ट हो जाता है? एब्जॉर्प्शंस। ये आप लोगों ने देखा, क्या स्टार्ट हो जाएगा आपके पास? यानी कि एब्जॉर्प्शंस। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा कुछ नहीं होता,
मतलब अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करो तो यहाँ पे कोई डाइजेशन वगैरह के बारे में बात नहीं चलता है। यहाँ पर किसके बारे में बात चलता है लार्ज इंटेस्टाइन में? तो ये याद रखना है कि अगर फीकल मैटर में या अनडाइजेस्टेड चीजों में वाटर का कंटेंट ज्यादा है तो यहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन होगा? वाटर का। ठीक है, तो मतलब एक्चुअल में टॉयलेट जो आपके पास हार्ड होता है तो उसको हार्ड बनाने में किसका रोल होता है आपके पास? यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का, क्योंकि वो मैक्सिमम वाटर को क्या करेगा? फीकल मैटर से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जिसकी वजह से जो आपके पास टॉयलेट होता है वो आपके पास यानी कि हार्ड हो जाता है। ठीक, और इसके अलावा आपके पास द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम आपके पास बॉडी विया एनस, और मतलब जितनी भी अनडाइजेस्टेड चीजें हैं वो सारा का सारा आपके पास यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनएस के द्वारा फीकल टॉयलेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाता है। ये इस तरीके से 6 आप याद कर लो। पहला माउथ याद कर लो, दूसरा एसोफेगस याद कर लो, तीसरा स्टमक याद कर लो, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन याद कर लो, और मतलब छठा लार्ज इंटेस्टाइन याद कर लो। इन्हीं में से तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे और इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे देखो भैया, इसका डायग्राम है ह्यूमन आपके पास, यानी कि ह्यूमन में कैसे काम चल रहा है। तो इधर देख लो भैया, उधर माउथ, मतलब ये डायग्राम एक सिंपल सा डायग्राम बनाया गया है ताकि बच्चों को समझाया जा सके कि भैया कैसे चल रहा है। तो इधर माउथ है, बक्कल कैविटी है, ओसोफेगस ट्यूब है, गॉल ब्लैडर इधर है आपके पास। तो मतलब लिवर में गॉल ब्लैडर तो होगा, नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि जो वाइल पिगमेंट है कंसंट्रेट उधर ही होगा। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर आपके पास यानी कि बाइल पिगमेंट जो लिवर रिलीज करता है वो क्या होता है आपके पास? वहां पर कंसंट्रेट होता है। उसके बाद हमारे पास यानी कि लिवर है, तो ये चीज आपके पास लिवर है, और लिवर आपके पास यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और इधर आपके पास पेनक्रियाज है ना, ये बेचारा स्टमक है। तो सोच कर देखो, स्टमक से यहाँ वाला जो पोर्शन इधर से जो स्टार्ट होता है ना, ये वाला पोर्शन ये पूरा, और ये ऐसे करके आ रहा है और ये अंदर इस तरीके से जा रहा है ना, ये इस तरीके से, ये सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ये सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि डेडुनम है। ड्यूडेनम सबसे पहला रीजन होता है। तो जो सिक्रीशन होता है ना, ध्यान रखना पेनक्रियाज का, तो देखो ये है पेनक्रियाज और ये आपके पास लीवर, ये बाइल आपकी गॉल ब्लैडर। तो इसका सिक्रीशन और इसका सिक्रीशन दोनों इधर से आपके पास किसमें में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहां से जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, और ये जो सेक्शन देख रहे हो ये बेसिकली आपके पास यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये पूरा पूरा का पूरा जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। तो आदमी जितना भी खाता रहे उसका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है आपके पास धीरे धीरे बड़ा होता हुआ चला जाता है ना। और फाइनली आपके पास यानी कि भाई जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये बात समझाया गया, ये चीज बताया गया, तो आपको इसी तरीके से याद करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ही 2 से है, एक एलिमेंट्री ग्लैंड और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक सलाइवरी ग्लैंड था, लिवर था, पेनक्रियाज था। ये सब क्या हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़े हुए होते हैं, है ना। यहां तक करिए, आगे हम लोग रेस्पिरेशन आपके पास यानी कि नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, काम चल जाएगा।